नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिर हमारे विश्व गुरु जी को समझ आ गया कि अब अगर संसद में गए तो बड़ी फजीयत होगी। संसद में किन मुंह से वो सांसदों का सामना करेंगे, लिहाजा फंस गई रजिया गुंडों में वाले स्टाइल में अमित शाह जी को फंसा दिया। विपक्ष ने संसद में जो धज्जियां उड़ाई हैं वो शायद भारतीय जनता पार्टी को हमेशा याद रहेंगी। और हमारी महान सांसद कंगना रनौत जी, जिन्हें पता चला था कि 2014 में भारत आजाद हुआ, जिन्होंने नशे पे शोध किया है, खुद कहती थी मैं एक टाइम में बहुत नशे में रहती थी, वो कह रही हैं कि जंतर मंतर पर गंजेड़ी और नशेड़ी लड़के लड़कियां थे। कंगना जी, होश में आ जाइए। आपकी सरकार घुटनों पे आ गई इन जैन जी के चक्कर में। इनसे पंगा लेंगी ना, कहीं की नहीं रहेंगी। ठीक नहीं है ये। अगले भारत का भविष्य है, भारत की नींव है। केपी मलिक जी दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं। बहुत शानदार बातचीत की है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और नीचे बटन है ज्वाइन, उस ज्वाइन बटन को दबाइए। 200 रुपए हमको दीजिए, हमारा हक है आपसे मांगना 200 रुपए, अगर आप दे सकती हो तो। चलते हैं मलिक साहब के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। मुझे पता चला है कि 22 करोड़ से ऊपर बढ़ गए हैं कुछ दर्शक आपके। 22 आज तो देखा 23 करोड़, आज 23 करोड़ होगा, 28 दिन में 1 करोड़ बढ़ गया। कमाल हो गया, जी जादू जी हो गया। जी, इतने तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि 4 PM को ऐसे लोग देख रहे होंगे। 23 करोड़ 28 दिन बहुत में, गजब है भैया। बहुत भगवान की कृपा है, बहुत लोगों बहुत का बधाई प्यार और है शुभकामनाएं। जी दर्शकों। जी आप जी, इतना जोरदार तरीके से बोलते हैं ना केपी मलिक साहब, आपको सुनने के लिए लोग आते हैं कि मलिक साहब दमदार तरीके से निकालेंगे। और आपको मुझे अकेला थोड़ी ना छोड़ते, जैसे अमित शाह को आज मोदी जी ने अकेला छोड़ दिया संसद में। मोदी जी आए नहीं और अकेले अमित शाह फंस गई रजिया गुंडों में स्टाइल में, सारे सारे उन पर टूट पड़े। आज जो पार्लियामेंट में जो प्रियंका गांधी होती है भाई, मेरे को बड़ा मजा आता है। प्रियंका गांधी के बोलने का स्टाइल, तौर तरीका, और क्या तीखी तीखी बात करती है। लेकिन बताइए मलिक साहब, ये अमित शाह अकेले क्यों पड़ गए? कहाँ है मोदी जी? पार्लियामेंट में आते क्यों नहीं है भाई? पार्लियामेंट में कोई अछूत थोड़ी ना बैठते हैं कि आपको देख के शर्म आ जाएगी, अगर असम में बैठ जाएंगे तो बुरा लग जाएगा। संसद से मोदी जी इतना डरते क्यों? क्या लग रहा है आज का सीन तो बड़ा अजीब सा था। संजय जी आपको याद होगा पिछली बार जब पिछले सेशन में मामला चला था तो प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े दिन तक संसद नहीं आए तो हमारे स्पीकर साहब ने क्या बताया था और क्या कहा था उन्होंने कि सिक्योरिटी ने हमें बताया कि प्रधानमंत्री को सदन में खतरा है। अब आप बताइए, जिस प्रधानमंत्री को संसद भवन के सदन में पटल पे खतरा हो, उनको इजराइल जाने में, उनको पाकिस्तान बीच के दौरे के बीच में ही बिना प्रोटोकॉल के चले जाने में खतरा नजर नहीं आता, पार्लियामेंट में उनको खतरा नजर आता है। तो अब इस तरह के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा जाए? प्रधानमंत्री संसद भवन के प्रांगण में होते हुए सदन में ना आए तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है, जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन पार्लियामेंट में चल रहा हो। मंगल मिलन के लिए सुबह सुबह आते हैं 9:30 बजे, 10 बजे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हाउस में नहीं आते हैं वो। तो ये जताता है कि प्रधानमंत्री जी इस डिस्कशन को लेकर कितने सीरियस है। दूसरी बात यह है कि उनके जो हनुमान है, वो हनुमान जब फंस गए हैं, जैसा आपने अभी वर्ड यूज किया कि भाई रजिया फंस गई गुंडों में, तो अब वो जो है उनको अकेले छोड़ दे रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब हमने सूची देखी स्पीकर की, जो भाई बोलने वाले हैं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से। भाई विपक्ष से तो ठीक है, राहुल गांधी बोलेंगे, प्रियंका बोलेंगी, उनके जो है गवई साहब बोलेंगे, अखिलेश यादव बोलेंगे, डिम्पल बोलेगी, तमाम लोग बोलेंगे और बोलेंगे। विपक्ष वाले तो बोलते हैं तो धोते हैं। हमें तो वो भी जमाना याद है जब कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद धोते थे कांग्रेस को। हमने तो वो भी देखा उस समय पे। सुषमा स्वराज क्या भिगो भिगो के धोती थी, हमने तो वो नजारा भी देखा है और आज का नजारा भी देखा है। अब आप देखिए कि अमित शाह के बचाव में कौन कौन है। उनको लगा कि सुषमा स्वराज जी तो आज है नहीं, अरुण जेटली तो है नहीं, तो कुछ उसका लाइजा सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को ले आए। अब वो बांसुरी क्या बजाएगी, बांसुरी क्या गाएगी? उसके बाद जो है आप ले आए अनुराग ठाकुर को। अरे भाई, जब अनुराग ठाकुर को आपने मंत्रालय से हटा दिया तो आपने समझा कि काबिल आदमी नहीं है, इसीलिए तो आपने मंत्रालय से हटाया होगा। और वो जयसूर्या है एक आपके बेंगलोर के, वो नए युवा हैं, तो वो बचाने का काम करेंगे अमित शाह जी को? ये भारतीय जनता पार्टी है? कोई शशांक है, एक वो बीडी शर्मा है बिहार के, ये इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है
कि भाई आप उतर जाइए मैदान में और अमित शाह जी को बचा लीजिए। और प्रधानमंत्री जी नदारद हैं, इनके तमाम बड़े मंत्री नदारद हैं, सब क्रांतिकारी जो मंत्री हैं वो नदारद हैं। और इस बार हमें आश्चर्य इस बात का भी है कि इस बार जो विद्वान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, अति वरिष्ठ अति विशिष्ट निशिकांत दुबे जी, उनका नाम भी सूची में नहीं है। लेकिन वो कोर कसर कोई नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी बोलेंगे तो बीच में खड़े होकर टोका टाकी शुरू कर देते हैं, प्रियंका गांधी बोलेंगे तो उन पर उनकी टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं, और वो जो है पुरानी बातें बताते हैं जो कई लोग पैदा भी नहीं हुए तो सन 67 की, सन 57 की बात बताते हैं, क्योंकि नई बातें तो सबको पता है, पुरानी बातें उन्हीं को पता है, तो बीच बीच में निकाल के कांग्रेस की चीजें लाते हैं। ये परिदृश्य आज संसद में रहा। संजय जी, इस मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि आज हमें जो घिरे हुए नजर आते हैं, सबसे ज्यादा अमित शाह घिरे हुए नजर आते हैं, क्योंकि आरएएफ ने भी ये कह दिया है कि हमारे यहां से बैलेट गन चली है और उन्होंने इस चीज को मान लिया है। तो अब सवाल यह है कि इसका आदेश किसने दिया था, और जिसने आदेश दिया था उसके बिग बॉस तो अमित शाह है। दिल्ली पुलिस ने कितनी जल्दी सूची दी है, करीब 3000 लोगों की सूची दिल्ली पुलिस ने दी है कि भाई ये लोग अपराधी लोग जो है जंतर मंतर के धरने पे थे। देखिए कितनी जल्दी रिपोर्ट लाई है दिल्ली पुलिस, और उसमें कहा है कि 100 के करीब जो है हत्यारे हैं जिन पर हत्या के आरोप हैं। हत्यारे हैं, हत्या के आरोप वाले खुलेआम घूम रहे हैं और दिल्ली पुलिस को पता है, लेकिन वो पकड़ नहीं रही है। उसमें रेप वाले हैं 100 के करीब, उसमें दूसरे गंभीर धाराओं में जिनके ऊपर केस चल रहे हैं वो हैं, लेकिन वो दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं रही, सूची दे रही है। तो आप दिल्ली पुलिस का कारनामा देख लीजिए, कितना बढ़िया कारनामा है। और जब बॉस की बात आती है तो बॉस तो वही है जिनको ढूंढा जा रहा है, जो आज बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, और एक हफ्ते से तो नदारद नहीं है, वो कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ क्या है किसी को पता नहीं। आज आए थे पार्लियामेंट और अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे अंदर बैठकर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। आज एक बहुत काबिल प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ओडिशा वाले, आप उनका मुझे नाम ध्यान रहता नहीं है, वो पात्र हैं कि हंसी के पात्र हैं। वो कह रहे थे कि इंडियन एक्सप्रेस ने झूठी खबर छाप दी है हमारे खिलाफ, सफाई दे रहे थे पार्लियामेंट में। मतलब जब आपके पक्ष में छापे तब इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा अखबार है, और जब आपके खिलाफ छाप दे जरा सा तो इससे घटिया अखबार कोई नहीं है। अब बताइए, सर्टिफिकेट भी ये लोग देने लगे हैं। लेकिन ये जो पार्लियामेंट के अंदर ऐसी प्लानिंग की है सबने, बीजेपी ने, तो बीजेपी के सांसद को भी लगता है कि भाई जब युद्ध चल रहा है कैप्टन गायब हो गया, बीच जहाज पे उतरकर, और मोदी साहब गायब हो गए, पार्लियामेंट में अनाज छोड़ दिया सब लोगों को। ये तो बड़ी खराब सी बात है। ऐसे समय में तो साथ देना चाहिए ना सबको। संजय जी देखिए, मामला गंभीर है और साथ देने वाले लोग साथ दे रहे हैं, वो साथ देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मामला उल्टा हो जा रहा है। जैसा अनुराग ठाकुर को बोलने के लिए खड़ा किया गया, तो उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मामला आतंकवाद की तरह है, आतंकवाद और माओवाद की तरह बता रहे हैं वो उसको। तो ये बात बता के आप किसको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? इनको यही नहीं पता कि आप इस तरह की बात करेंगे तो ये मामला धर्मेंद्र प्रधान पे जाकर रुकेगा। मतलब आप खुद ही जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे क्रांतिकारी विद्वान भारतीय जनता पार्टी के संसद भवन में बातें कर रहे हैं। 11 बजे हाउस एडजन हो गया, अब कल इस पर फिर चर्चा होगी, फिर बिल पास होगा, फिर इसको राज्यसभा भेजा जाएगा। अब प्रधानमंत्री जी कल आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी देखने वाली बात है। अगर वो वोटिंग में भी नहीं आए और प्रधानमंत्री के दूसरे चेले भी नहीं आए तो फिर कैसे महामहिम के जो महामानव के जो हनुमान है कैसे बचेंगे? संजय जी ये भी विचार करने वाला एक बात है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसमें मुझे जो सबसे बड़ी बात दिखाई दी है इस दौरान, जो ये जैन जी का आंदोलन चला है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है, एक नई रणनीति, एक नई परिणति दिखाई दी है कि जो डर जनता में था, जो डर लोगों में था, वो डर निकलने का काम हुआ है। इसी बीच जो गोदी मीडिया था वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हुआ है कुछ खबरें दिखाने के लिए, वो भी मजबूर हुआ है कुछ ना कुछ बताने के लिए। हालांकि कई सारे ऐसे एंकर और एंकरनियां भी दिखे हैं
जो सब कुछ दांव पर लगा के जब चैनल पर उनकी खबरें नहीं चली तो उन्होंने निजी ट्विटर और निजी जो है अपने ये प्रधानमंत्री की तरह अपने वीडियो बना बना के 2-2 सेकंड के, कोई गाड़ी में बैठ के बना रहा है, कोई स्टूडियो के कोने में खड़े होकर बना रही है, कोई अलग बना रही है, और सबने किसी ने ट्वीट किया, किसी ने उस पर इंस्टाग्राम पे डाला, तो उससे जरूर सरकार का बचाव करने की कोशिश करी। और जब लोगों ने उस पर कमेंट करे हैं नीचे, तो ऐसी भद उनकी पिटी है कि वो समझ नहीं पाए कि क्या किया जाए। ऐसे ऐसे पत्रकार, ऐसे ऐसे एंकरों को मैंने देखा संजय जी बात करते हुए कि मुझे खुद हैरानी हो गई। एक प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, रागी साहब, उनकी ऐसी खिंचाई करी, एक जो हमारे पुराने भाजपा के गोदी मीडिया के पत्रकार हैं एनडीटीवी में, एनडीटीवी रागी साहब की खिंचाई कर रहा है। हमने कहा अरे ये क्या हो गया भाई, हमने अपने आप को ऐसे चूटी भरी, मतलब हम तो सपना तो नहीं देख रहे। इस तरह का हाल हो गया है कि उनको भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए नींद से जागना पड़ा। ये काम जैन जी ने किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है संजय जी कि जो कोर्ट का आज डिसीजन आया है, और कोर्ट ने जिस प्रकार की बात करी है कि एक हाई पावर कमेटी बनेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, इससे मुझे लगता है कि एक लीपा पोती का मौका कोर्ट ने भी सरकार को दे दिया है, क्योंकि कमेटी बनेगी। कमेटी, पहली बात तो यह है कि कमेटी में कौन कौन आएंगे, फिर कमेटी क्या जांच करेगी, फिर वो किसको रिपोर्ट करेगी। तो ये सरकार चाहती है कि इस तरह से लिंगर ऑन होके हमें टाइम मिल जाए, और मुझे लग रहा है कोर्ट ने भी उसमें इनकी मदद कर दी है। जी, अगर इस तरह की मदद हुई है तो क्या जैन जी रुक जाएंगे? बिहार में एफआईआर हो रही थी, जेल जा रहे थे, एक चेतावनी थी कि हम आके बिहार में आंदोलन शुरू कर रहे हैं। सरकार सिर के बल खत्म, खड़ी हो गई, तुरंत एफआईआर वापस, तुरंत लोग छोड़ दिए गए। अब तो नौजवान गुस्सा दिखाने लगे हैं। और पहली बात यह है कि पहली बार प्रधानमंत्री के लिए कोई बोल देता था, तुरंत साइबर सेल मुकदमा लिख के बंद कर देती थी। हजारों लोगों ने इतने गंदे गंदे शब्द गए प्रधानमंत्री जी के लिए। मैं समर्थन नहीं करता इस बात का, लेकिन अभद्रता की हद ऐलान दी गई, मां बहन की गालियां दी गई सरकार को, और सरकार कुछ नहीं कर पाई। सरकार का जो आतंक था ना कि हर बोलने वाली आवाज को बंद कर दो, एक झटके से जैन जी ने खत्म कर दिया। अब अगर डर खत्म हो गया केपी मलिक साहब, तो मध्यम वर्गीय लोग भी सड़क पे निकलेंगे, किसान भी सड़क पे निकलेंगे, मजदूर भी सड़क पे निकलेंगे, बेरोजगार फिर आंदोलन खड़ा करेंगे। सरकार अब कहां उद्योगपतियों के पीछे खड़ा करेगी? खुद अंबानी अडानी के पीछे कैसे खड़ी हो पाएगी? नहीं संजय जी, इसमें आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन रुकेगा। ये तो मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा था, कल भी कहा था कि पार्टी अभी शुरू हुई है, ये तो शुरुआत है। ये तो हमने आर्टिकल लिखना शुरू किया है, इसमें तो अभी कौमे लगे हैं, फुल स्टॉप तो आया ही नहीं है अभी। ये तो शुरुआत है, और एक एक मंत्री को नापा जाएगा। आप बताइए कि जब यहाँ पे इनका हिसाब किताब लिया जाएगा एस जयशंकर का, कि बताइए आपने पिछले 5 साल में क्या विदेश नीति लाए हैं, क्या आपने किया है, बताइए। उनके पास कहने को बताने को कुछ है? आपने तो हमारी विदेश नीति का मटिया मेट कर दिया है, तो इनसे जवाब नहीं मांगा जाएगा। आप बताइए, मुझे गडकरी से जवाब नहीं मांगा जाएगा। हमारी निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया में इतनी विद्वान कोई फाइनेंस मिनिस्टर होंगी जो कह रही हैं कि इस तरह के पर्चे लीक होने से छात्रों को फायदा ही होता है। वो फायदे गिना रही है पर्चे लीक के। जब पूछा गया कैसे, तो उन्होंने कहा समय मिल जाता है उनको और अधिक तैयारी करने के लिए। आप ये देखिए जो इस तरह के लोग हैं, अब आप देखिए कि इनके पति ही इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, और दूसरे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पत्नी की बात नहीं सुन रहे हैं। तो जहां 2 व्यक्ति आपस में ही एक दूसरे की ना सुन रहे हों, और वो बच्चों को और दुनिया को ज्ञान दे रहे हों, उस पर हंसी ना आए तो क्या हो। अब निर्मला सीतारमण जी समझा रही है कि पर्चे लीक से बच्चों को फायदा है। मान ले भाई फायदा है, तो कितने लोग मानेंगे? क्या बच्चे इस बात को लेकर बैठेंगे? तो इनके लिए भी तो आंदोलन होंगे कि भाई इनको हटाया जाए। इन्होंने जिस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्ट्री को, नीतियों को, फाइनेंस की चीजों को खराब किया है, इनको हटाया जाए। उसके बाद आप राजनाथ जी को देख लीजिए, क्या ये निर्मला सीतारमण जी एक पार्षदी का चुनाव कहीं जीत सकती हैं? बेंगलोर में जाके किसी गली मोहल्ले का चुनाव प्रधानी का जीत सकती हैं? आप बताइए, एस जयशंकर जी को अगर चुनाव में आप खड़ा कर देते हैं दिल्ली में, नई दिल्ली में, कहीं वो जीत सकते हैं? हरदीप पुरी जी का कितने लोकप्रिय, एमपी तो छोड़िए, पार्षद ही नहीं जीत सकते।
मैं वही मेंबरशिप ही ग्राम नहीं प्रधान की चाहते। पार्षदी की बात कर रहा हूं, मैं इसीलिए मैं वही बात कर मेंबरशिप रहा हूं। जीतना मुश्किल हो जाएगा। मैं संजय जी इसीलिए कह रहा हूं, हरदीप पुरी जी को कहां पे आप जिताएंगे? और हमारे राजनाथ जी जो रक्षा मंत्री हैं वो तो जीत चुके हैं गाजियाबाद से, अब लखनऊ चले गए हैं। क्या इन परिस्थितियों में लखनऊ से चुनाव जीत जाएंगे? वो बक्सी का तालाब में जाके भी वहां पे पाकिस्तान की बात करते हैं। वो गांव में मोहल्ले में कोई भाषण दे रहे हैं, वहां भी पाकिस्तान को ले आते हैं। वो संसद भवन के पटल पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर में कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जाबाज नहीं मारा गया। और जब सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जब सेना शोक संदेश देती है, तब पता चलता है कि हमारे 6 जाबाज शहीद हो गए हैं। तो ये झूठ बोलते हैं निर्लज लोग खड़े होकर संसद में, इनको शर्म भी नहीं आती है। तो इनको जिताएगी ये जन जी, इनका संज्ञान नहीं लेंगे, ये जन जी इनके विषय में बात नहीं करेंगे। तो आप ये देखिए, ये जो देश का युवा है, ये जो देश का जन जी है, ये विक्टिम है, ये पीड़ित है, ये सिस्टम से पीड़ित है, ये सरकार से पीड़ित है। और इसने अभी जवाब मांगना शुरू किया है संजय जी, और ये डरता नहीं है किसी चीज से, सवाल पूछता है, ये दबंगई से सवाल पूछता है। आप ये देखिए, कभी आप भी अपने पिताजी के सामने कितने सवाल पूछते थे। आज हमने कभी, मेरी हिम्मत नहीं हुई अपने पिताजी से सामने बोलने की, हिम्मत करने की। दो आपस में बात कर रहे हैं, हम बीच में बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि परंपरा ये रही है जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चों को चुप रहना चाहिए। आज के बच्चे चुप नहीं रहते, आज के बच्चे सवाल पूछते हैं, और लड़के से ज्यादा लड़कियां पूछती हैं। हमारी तो बेटी सवाल पूछती है, बहस करती है। तो ये जो जन जी हैं, ये बहस करते हैं, सवाल पूछते हैं, एक्शन लेते हैं। ये तो ये इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अब ये गुड़ गोबर और गोमूत्र से काम नहीं चलेगा, ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। और ये चीज अभी आरएसएस समझ चुकी है, जब उसने नागपुर का आंदोलन देखा है। संजय जी, मैं कहता हूं, यहां इतना तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई दिल्ली से बड़ा आंदोलन था, लेकिन नागपुर में कोई छोटा आंदोलन नहीं था युवाओं का, लेकिन उसको मीडिया ने उस तरह से कवर नहीं किया। और उस बड़े आंदोलन में कई सारे आरएसएस के लोग जासूस बन के खबरें लेने के लिए, उनका पता करने के लिए कौन लोग हैं, क्या विचार है, आरएसएस ने अपने तरीके से वो रिपोर्ट ली है। और वहां उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों के बच्चे भी वहां पहुंचे हैं, जो भाजपा को, नेताओं को गाली देने का काम कर रहे हैं। तब हालत खराब आरएसएस की हुई, तब मोहन भागवत जी का बयान आया। नहीं तो मोहन भागवत जी का बयान आज तक मंदिर पे तो आया नहीं। भाई मंदिर में जहां नपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं डकैती हुई है, उस डकैती पे तो मोहन भागवत जी का कोई वक्तव्य आया नहीं। जिस कमेटी को बनाने वाले प्रधानमंत्री थे, जिन भगवान राम का हाथ पकड़ के अंदर बिठाने वाले प्रधानमंत्री मोदी थे, उनका वक्तव्य तो मंदिर चोरी पर आया नहीं। तो संजय जी, ये जो परिस्थितियां हैं, अभी तो ये चीजें शुरू हुई हैं, एक एक सब्जेक्ट करके जवाब मांगे जाएंगे। और हैरानी आप देख लीजिए, अब मैंने आपको बताया था कि जो अपराजिता सारंगी हैं, भारतीय जनता पार्टी की भुवनेश्वर की सांसद हैं, उनकी बेटी ने खुलेआम कह दिया कि हम स्वागत करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, ठीक हुआ जो भी हुआ। और जब धर्मेंद्र प्रधान का पीए उसको फोन करता है कि इसको हटा दीजिए, उसकी मां को सिफारिश करता है तो वो दोबारा ट्वीट करती है कि मेरी मां को कहा जा रहा है कि ये ट्वीट हटवाइए और मैं कतई नहीं हटाऊंगी। तो ये क्या संदेश देता है? आसाम में जो आपके वो क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हैं, उनके कैबिनेट मंत्री की बेटी खुलेआम जो है विरोध कर रही है। अच्छा चलिए, ये तो ठीक है मलिक साहब, मेरी एक पसंदीदा अभिनेत्री हैं, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती हैं, पिक्चरों में एक्टिंग करती हैं। हकीकत में सांसद बन जाती हैं तो उनको पता चलता है कि देश तो 2014 में आज़ाद हुआ था। तो मैं उनकी मेंटल लेवल की बात नहीं कर रहा, कि ऊपर वाला माला तो उनका बिल्कुल खाली है, दिमाग तो खाली है, एक्टिंग अच्छी करती हैं। और मुझे किसी का निजी जीवन से मैं आमतौर पर टिप्पणी करता नहीं हूँ। एक बार उन्होंने टिप्पणी करी थी कि वो बहुत नशे में डूब गई थी, बहुत नशा करती थी, बम्बई आई, और फिर बहुत सारी व्यक्तिगत टिप्पणी करी जो किसी महिला के लिए मेरा इस मंच पे कहना ठीक नहीं। लेकिन नशे वाली बात उन्होंने कही कि मैं बहुत नशे में डूबी रहती थी, और फिर तमाम उनके किस्से, वो किसी महिला के चरित्र पर बात उठाना ठीक नहीं है। लेकिन जो जंतर मंतर पर लड़कियां आई, समाज के एक तबके को उनसे बड़ी परेशानी है। वो लड़कियां टी शर्ट क्यों पहनी हुई हैं, वो लड़कियां सिगरेट क्यों पी रही हैं, वो लड़कियां स्कर्ट क्यों पहन रही हैं, वो लड़कियां रात रात भर ढपली क्यों बजा रही हैं। कौन से जमाने में समाज है? लड़का सिगरेट पी सकता है,
सिगरेट पीना खराब है, मत पियो, लड़का लड़की दोनों ना पियो। लेकिन जब आप लड़के को दुकान पर खड़े होकर सिगरेट पीने को मना नहीं करते हैं, तो आप लड़की को मना क्यों कर सकते हैं? या तो आप दोनों को मना करें। कंगना रनौत जी का बयान आता है कि जंतर मंतर पर नशेड़ी थे, लड़कियां ऐसी थी वैसी थी, और फिर देश भर में कंगना रनौत जी के पुतले फूके जाते हैं। अब जो एयरपोर्ट पे कंगना रनौत जी के साथ हुआ वो बड़ा खराब है। किसी सांसद को ऐसे थप्पड़ नहीं मारा जाना चाहिए, और गलत तरीके से थप्पड़ मारा गया उनको। लेकिन ये भाषा भी सांसद की लड़कियों के लिए, ये जैन जी हैं जिन्होंने विश्व गुरु को पसीने ला दिए, सरकार को उनकी औकात पर ला दिया। ये जैन जी हैं, इनको आप नशेड़ी कह रहे हैं, गजेड़ी कह रहे हैं, उनके लड़कियों के चरित्र पे सवाल कर रहे हैं। इन्हें डूब मरना चाहिए। सांसद हैं, ये देश के सबसे बड़े मंदिर में बैठते हैं। लखनऊ में जगह जगह मोहतरमा के पुतले फूके जा रहे हैं, और देश के काफी सारी जगह पे पुतले फूके जा रहे हैं। मलिक साहब अगर इस तरह के सांसद बयान देंगे, कंगना रनौत अगर इस तरह के बयान देंगी, तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा? क्या लग रहा है आपको? फिर इन सांसदों का इलाज कैसे किया जाएगा? देखिए संजय जी, अगर कंगना रनौत की आप बात करते हैं, वो हमारी भी फेवरेट कलाकार है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, बहुत अच्छी कलाकार हैं, उनकी बड़ी अच्छी फिल्में आई हैं। लेकिन वो निजी जीवन में उनके ऊपर कई सारे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। वो उनका निजी जीवन है, उसका कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो फिल्मों में इतनी खो गई हैं कि वो सत्यता को भी फिल्म के अंदाज में ले रही हैं, और पार्लियामेंट और राजनीति में भी वो उसको फिल्म की तरह ले रही है कि वो फिल्म की एक स्टोरी है, और 3 घंटे की स्टोरी है, और 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। वो दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे, इसीलिए समय समय पे वो इस तरह के डायलॉग बोलती हैं, और जब वो डायलॉग बोल चुकी होती हैं, उसके बाद उनको पछतावा होता है, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, हकीकत में ये तो फिल्म नहीं है। तो आज जो उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है, उसमें उन्होंने गटर छाप बताया है आज की युवा महिलाओं को, पढ़ी लिखी लड़कियों को, और आज के आधुनिक समाज की जो जेनजी लड़कियां हैं, उनको उन्होंने गटर छाप बताया है। और उन्होंने कहा है कि इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, ये एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संबंध बनाती हैं, नशे में डूबी रहती हैं, और तमाम उस तरह की टिप्पणियां उन्होंने की है जिससे उनका उनका बड़ा अनुभव उनको है उस पर। बाकी डिटेल तो और क्या कहना। तो इससे कहीं ना कहीं देश की महिलाओं में एक गुस्सा है, और देश के अलग अलग शहरों में कई जगह उनके पुतले दहन हुए हैं। अब मेरे पास जो खबर आई है कि लखनऊ में गौतमपल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरे कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले जलाए हैं, और कई जगह पुलिस को बैरियर लगाना पड़ा है, कई कई जगह वहां पे भी लाठीचार्ज हुआ है। तो आप देखिए संजय जी, जहां इतने बड़े बड़े मामलों पे हिम्मत नहीं होती थी लोगों की धरना मोर्चा करने की, वहां कंगना रनौत के एक वक्तव्य पे इस तरह से प्रदर्शन होना जताता है कि जो लोगों के अंदर डर था, जहां से हमने शुरू किया था, वो डर निकालने का काम इस युवा जन जी ने किया है। तो डर लोगों का निकल गया है, और लोग जब सड़क पर उतरने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि ये विरोध रुकने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए कि पिछले दिनों लखनऊ में कितने धरने प्रदर्शन हुए सड़कों पे? समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कितने लोग सड़कों पे उतरे? हमने तो ये देखा, या तो छात्र उतरे बेचारे धरना देने, या टीचर उतरे हैं मजबूरी में। इनके अलावा हमने कोई राजनीतिक दल का बड़ा धरना प्रदर्शन सुनाई नहीं दिया, ना दिखाई दिया हमने। लेकिन शाम को उनका वक्तव्य आता है, और उसी दौरान 1 घंटे के अंदर अंदर देश में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। अगर कोई भी अब बात होगी, और आप देखिए कि प्रियंका गांधी ने बोला कि आपने शिक्षा मंत्री उनको बनाया है, नए शिक्षा मंत्री को, जो एक रेपिस्ट की तरफदारी करते हैं, तो उस पर भी हंगामा मचा हुआ है, तमाम सोशल मीडिया पर मामला छाया हुआ है। तो ये रिएक्शन बताता है कि अब चीजें बदल चुकी हैं, और जो गोदी मीडिया था मजबूरन उसको भी आटे में नमक जितना करना पड़ेगा। अभी थोड़ा थोड़ा बैलेंसिंग करने की वो कोशिश कर रहे हैं, अब कितना कर पाएंगे वो बात अलहदा है। अर्णव गोस्वामी जी भी कहने लगे हैं कि नेशन वांट टू नो। अब नेशन वांट टू नो में क्या करेंगे, क्योंकि मुझे तो याद है कि 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और वाजपेयी जी की सरकार गई थी, तो भगताई उनकी जो वाजपेयी सरकार में चल रही थी, उनकी भक्ति एकाएक बदल गई थी, और उन्होंने सबसे पहले जो है यूपीए की चेयरमैन
सोनिया गांधी का सबसे पहला इंटरव्यू अर्णव गोस्वामी जी ने लिया था। और जैसे ही 14 में मोदी जी की सरकार बनी, उनकी भक्ति तुरंत बदल गई और वो मोदी जी खेमे के जिंदाबाद वाले पत्रकार बन गए। अगर कहीं ऐसा हुआ कि सत्ता बदली को सत्ता परिवर्तन हुआ, तो अर्णव गोस्वामी जी कैसे कांग्रेस की या दूसरे दल की घंटी बजाएंगे जिसकी नई सरकार बनेगी, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि पत्रकार संजय जी बदलने लगे हैं। अब हम और आप तो बदल नहीं पा रहे, हम तो जो थे वही हैं, लेकिन नए लोग बदलने लगे हैं, उनको बदलना पड़ा है। क्योंकि उनको शायद राजपूत कहते हैं। मैं राजपूत समाज की बात नहीं कर रहा हूं, जिसका राज उसी के पूत कहने वाली एक अलग कैटेगरी है, एक अलग जाति है, एक अलग वर्ग है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरा टोन बदल रही है, देश बदल रहा है, देश में अब क्रांति की शुरुआत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया बातचीत की। ये देखिए भी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और सच बात यह है कि जैन जी ने देश की तस्वीर बदल दी। जो तानाशाह सोचते थे कि देश में उनके खिलाफ आवाज नहीं उठेगी, वो आवाज उठी और इतनी बुलंदी से उठी कि सरकार हिल गई। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा।